हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है मंजरी सिंह। आप सबको पता होगा कि एनएलयू कंसोर्टियम ने क्लैट पीजी 2024 की डेट डिक्लेयर कर दी है, दैट इज 3 दिसंबर 2023। इसका मतलब आपके पास बचते हैं सिर्फ 6 मंथ्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्लैट पीजी 2024 को क्रैक करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, क्योंकि 6 मंथ बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो आपके पास कुल मिला के बचते हैं 6 मंथ, जैसा कि मैंने कहा। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही वेल प्लान करके लेके चलना पड़ेगा। एंड क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो स्टेप 1 आपका होना चाहिए स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम ऐसा नहीं है कि जिसको आप वेस्ट कर सको, क्योंकि डेट डिक्लेयर करने के बाद क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनकी प्रिपरेशन फास्ट मोड में आ जाती है, और वहीं पर जो लोग थोड़ा सा पीछे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं तैयारी अपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन को क्रैक करने के लिए खुद को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। सेकेंड स्टेप आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आप कोई भी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, भले आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हो, आपको पता है कि हमें कौन सा पेपर क्रैक करना है, आपको सारी नॉलेज भी है पेपर के बारे में कि वो पेपर कैसा है, क्या डिमांड करता है, उस पेपर में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं समवेयर आप उसको भी लेके वेल प्रिपेयर्ड हो, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग द राइट टाइम टेबल, देन वहां पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। बिकॉज 6 मंथ्स एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट्स कर सको, आप वहां पे लूज कर सको कुछ टाइम और गेन कर सको कहीं और से। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपने टाइम टेबल को पढ़ाई के लिए ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आगे अभी डील करूंगी, आपको बताऊंगी 6 मंथ्स में आपको किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है। लेकिन अपने पार्ट पे जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपना टाइम टेबल अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज को ध्यान में रखते हुए बनाना है। प्लस आपको इंश्योर करना है कि आप हर एक एरिया को इक्वल टाइम दे पा रहे हो, अलग अलग ऐसा ना हो कि कोई एरिया आपने बहुत फोकस कर लिया और कोई एरिया आपका रह जाता है। फर्दर मूविंग ऑन, किसी भी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। मान लीजिए आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, आप किसी भी पेपर में अपीयर होते हैं, अगर आपको उस पेपर के स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं मालूम है, आपको उस पेपर के बारे में नहीं मालूम है कि वो पेपर कैसा आता है, उस पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, क्या हर साल पैटर्न भी चेंज होता है, अगर ये सबसे आप फैमिलियर नहीं हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाएगा। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज नहीं किए हैं, तो आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले तो आप प्रीवियस पेपर एनालाइज करिए। स्पेशली मैं आपको कहना चाहूंगी 2020 के बाद से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका पैटर्न चेंज होता हुआ देखने को मिला। इनिशियली जो क्लैट पीजी का पेपर था वो वन लाइनर वाले सवाल पूछता था, जिसमें 4 ऑप्शंस आपके पास होते थे और आप उसको सॉल्व करते थे। कहीं ना कहीं वो पेपर आपका जुडिशरी से मिलता जुलता होता था, और बहुत ही, अगर किसी ने एलएलबी में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो वो इजिली उसको क्रैक कर पाता था। बट उसके बाद से 2020 के बाद से क्या हुआ कि क्लैट कंसोर्टियम ने अपना पेपर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, और यहाँ पर आपका जो पेपर का पैटर्न आ जाता है दैट इज पैसेज बेस्ड। ठीक है, पैसेज बेस्ड आपका पेपर हो गया। अब उस पैसेज बेस्ड में क्या होने लगा, स्टार्टिंग में जो इनिशियल ईयर में जो उन्होंने पेपर बनाया वो थोड़ा डिफिकल्ट था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ रीसेंट जजमेंट बेस्ड आपका पेपर बना था। तो उसमें क्या था कि जो लोग फेमिलियर थे विद द रीसेंट जजमेंट्स, खाली उनके लिए वो पेपर सॉल्व कर पाना इजी था। बट कहीं ना कहीं हम ये भी नहीं कह सकते कि सबके लिए, जिन्होंने पढ़ा था रीसेंट जजमेंट्स, उनके लिए भी इजी था, क्योंकि वहां पर आपसे कहीं ना कहीं जजेस का इंटरप्रिटेशन पूछा गया। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही आपके सब्जेक्टिव टाइप हो जाते हैं। यहाँ पर आपने भले चीजें पढ़ भी रखी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिलेमा में रहते हैं कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न था। नेक्स्ट ईयर फिर देखा गया कि थोड़ा इजी पैटर्न लेके आया आपका एनएलयू, जिसमें उन्होंने क्या करा, इन्होंने आपके रीसेंट वाले पैसेजेस भी डाल दिए, रीसेंट जजमेंट्स के जो पैसेजेस होते हैं, प्लस इन्होंने लीडिंग केस लॉस के भी रखे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेंडमेंट में आपको मालूम है कि देयर इज अ सीरीज ऑफ केसेस। तो अब मान लीजिए केशवानंद भारती पे कोई पैसेज दे दिया, ठीक है, तो केशवानंद भारती, जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो अभी इस बार 50 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, ठीक हुए हैं अभी आपके अप्रैल में, 24 अप्रैल को, बिकॉज द डेट फॉर द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती वॉज
24 अप्रैल 1973। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कहीं ना कहीं केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लीडिंग केसेस भी पूछने लग गए, फिर रीसेंट जजमेंट भी पूछने लग गए। तो अब आपको क्या है, सिर्फ रीसेंट बेस्ड पढ़ाई नहीं करनी है, आपको लीडिंग वाले केसेस पर भी फोकस करना है, साथ ही साथ आपको रीसेंट वाले पे भी फोकस करना है। तो उसके लिए आप एक पैटर्न चेक करेंगे क्लैट का कि वो किस तरीके के सवाल आपसे पूछता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए, जब हमने पेपर को एनालाइज कर लिया, ठीक है, हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, हमने अपनी बुक्स वगैरह इकट्ठा कर दी, हमने सिलेबस देख लिया, सब कुछ समझ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप मंथली गोल सेटअप करिए। बार बार मैं कह रही हूं, जैसा कि आपके पास 6 मंथ्स है, तो अब 6 मंथ्स आपके कैसे बीतेंगे आपको खुद नहीं पता चलने वाला है। तो आपको अपना मंथली गोल सेट करना पड़ेगा। अब उस मंथली गोल को भी सेट करने का तरीका आई हैव रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 5+1। ठीक है, 1 वाला हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, 5 वाला हम इस स्लाइड में देखते हैं, जिसमें मैंने बात करी है, जैसा कि आपको पता है कि क्लैट पीजी कोई और आपसे कंटेंट नहीं पूछता अपार्ट फ्रॉम लॉ। ठीक है, क्लैट पीजी का सिलेबस इज ऑल अबाउट लॉ ओनली। यहाँ पर आपसे कोई भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या रीजनिंग वगैरह नहीं पूछी जाती है, या आपसे क्लैट यूजी में पूछा जाता है। तो समवेयर आपके लिए ये थोड़ा तो इजी हो जाता है कि भाई लॉ सब पढ़ के आएंगे और लॉ वाले लोग इसमें अपीयर हो रहे हैं, तो ये हमारा ऐसा नहीं है कि कुछ हमारा फोर्टे नहीं है तब भी हम उसमें लूज कर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है इसको 5 मंथ्स को आपके 3 and 2 मंथ्स में। ठीक है, अब 3 और 2 मंथ्स का क्या फंडा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे टेबल में लिख दिए हैं, बट ये जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, दीज आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपका सिलेबस इन सब्जेक्ट्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बिकॉज क्लैट पीजी का जब आप पेपर देखोगे तो आपको कभी कभी कुछ ऐसे पैसेजेस ऐसे सब्जेक्ट से मिल जाएंगे जो शायद आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, आप कभी कभी आइडिया भी नहीं लगा पाओगे ये पैसेज किस सब्जेक्ट से आया है। तो समवॉट आप थोड़ा बहुत सरप्राइजेस के लिए तो यू हैव टू गेट रेडी। ठीक है, क्योंकि क्लैट जो है वो कुछ ना कुछ सरप्राइजेस जरूर लेके आता है, बट ठीक है, सरप्राइजेस के लिए तो हम उस टाइम पे रेडी हो सकते हैं ना, लेकिन जो चीज पूछी जाती है उसके लिए तो हमें अभी से रेडी होना पड़ेगा ना। फॉर दैट से हमने क्या किया, 3 मंथ्स में मैंने इंक्लूड कर दिए वो सब्जेक्ट्स जिनसे पूछा ही जाता है, जिनसे क्वेश्चंस आपके पास आते ही आते हैं, जिसमें आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें आपके पास लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, क्रिमिनल लॉ जिसमें हम आईपीसी की बात करते हैं, देन आता है जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीआर हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, और आपका हो जाता है फैमिली लॉ जिसमें आपका हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों इंक्लूडेड होता है। ये वो पेपर है जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हो, जिनको आपको करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पेपर है जिनसे आपसे एक से ज्यादा पैसेजेस पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कम आपको क्या करना है, अब ये जो 3 मंथ्स है, ठीक है, 3 मंथ्स में आपको इन मेजर लॉज पे फोकस करना है। ये पूरे के पूरे जो लॉज हैं इनको आप अपना 3 महीना देंगे। अब 3 महीने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप सिर्फ उठाया आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉर एग्जाम्पल और आपने स्टार्टिंग से आर्टिकल 1 से स्टार्ट कर दिया, आपको ऐसे नहीं करना है। जैसा कि मैंने कहा, यू आर गोइंग टू एनालाइज द पेपर। पेपर एनालाइज करके आपको ये पता पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है या पूछा गया है। जब आप पेपर एनालाइज करते हो तो आपको आइडिया लगता है। अब वी नो कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें पता है बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इन द सेम वे हम आईपीसी में बहुत सारे सेक्शंस 511 सेक्शन देख रहे हैं, तो क्या हम 511 सेक्शन पढ़ेंगे? नहीं, हम यहाँ पर जनरली क्लैट पीजी के लिए हम वो टॉपिक्स पढ़ते हैं जो थोड़ा इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो काफी सीरीज ऑफ केसेस की बात करते हैं। जैसे आईपीसी में है, अब कोई मान लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोविजन है जिसका एक दूसरे प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं है, तो हम उसको वैसे नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कैसे, टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पूरा टॉपिक पढ़ लिया, हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी पूरा टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक टॉपिक पढ़ा, कॉमन ऑब्जेक्ट वाला, कॉमन इंटेंशन वाला एक एक पूरा टॉपिक पढ़ा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोविजन आते हैं। फॉर व्हाट? जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। दिस विल क्रिएट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आप ये टॉपिक पढ़ के अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, और फिर उससे क्या होगा, जो भी रीसेंट केस लॉज है, मान लीजिए कोई केस लॉज रीसेंट आपका स्किप हो गया, आपको नहीं पता पड़ा, ठीक है, आपके नहीं ध्यान में आया, आपके सामने नहीं मालूम हुआ, लेकिन अगर आपने भाई देखिए, हर कोई रीसेंट केस लॉ जो होता है उसके पीछे की एक स्टोरी होती है ना। अब कोई भी टॉपिक अगर आप न्यूज में पढ़ रहे हो, मान लीजिए हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, तो राइट टू प्राइवेसी कहीं से अचानक से तो नहीं आया ना, उसके पीछे की स्टोरी ये हो कि हम आर्टिकल 21 को रिलेट करते हैं राइट टू प्राइवेसी से। हमें के.एस. पुट्टास्वामी का केस पता है, स्टार्टिंग होती है आपकी खरक सिंह से, तो ये सारी चीजें हमको स्टोरी लाइन पता है। तो समवेयर अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आप लीडिंग केस से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और आपने मान लीजिए वो रीसेंट जजमेंट से फेमिलियर नहीं भी थे,
तो भी क्या होगा, आप उस चीज को समझ के कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे। ठीक है, मान लीजिए आप रीसेंट केस से इंटरप्रिटेशन कुछ पूछ रहे हैं, मान लो वो ना बता पाओ, बट जो उससे स्टैटिक सवाल आएंगे आप वो तो कर पाओगे ना। आपसे पूछ लिया गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया, डेफिनेशन कब अमेंड करी गई, ठीक है, कितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, ये सब सवाल तो आप बता पाओगे ना अगर आपने पढ़ रखा है तो इस तरीके से ध्यान में रख के आपको करना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, एक और चीज, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब ये क्या मतलब हुआ, ये अगेन वही मतलब हुआ कि जो प्रीवियस पेपर आप एनालाइज कर रहे हो वही पेपर आप सॉल्व करोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसेज वाला जो फॉर्मेट आपका नया क्लैट पीजी का आया है सिर्फ आपको वही फॉलो करना है। आप पिछले क्वेश्चंस भी लगाइए, जो क्लैट पीजी ने आज तक जितने पेपर कराए हैं आप उन सबको सॉल्व करो, क्योंकि अभी क्या है, पैसेज इज जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपको पैसेज दिया जाता है कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए, हम किस टॉपिक से सवाल आपसे पूछने वाले हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन समवॉट पैसेज में उसका आंसर आपको नहीं मिलता है, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही आप सॉल्व करोगे। तो पहले भी जो पेपर वन लाइनर वाला आता था उसमें भी हम क्या करते थे, हम जो पढ़ के गए हैं, हमें जो पता है उस लॉ के बारे में, हम उसी के बेसिस पे तो अपना पेपर सॉल्व करते थे ना। तो आपको वही चीज ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व करेंगे, आपके पास टाइम बचता है, अगर आप मान लीजिए अभी तक सब कुछ लगा चुके हैं तो आप फिर अलग से भी क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, आप जुडिशरी के पेपर्स लगा सकते हैं, आप यूजीसी नेट के लगा सकते हैं, मतलब जहां जहां के भी आपको सवाल मिले कि ये सब आपको मालूम है, लॉ के बहुत सारे पेपर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, तो आपको क्या करना है भाई, सब्जेक्ट वाइज हमें पेपर उठाने हैं, सब्जेक्ट वाइज हमें क्वेश्चन मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करने हैं, तो वो हम कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 मंथ का स्ट्रैटेजी मेजर लॉस के लिए। साथ साथ करते चलना है, जो पेपर आपने पढ़ा उसी के साथ साथ क्वेश्चंस लगाते चलिए, फिर नेक्स्ट पेपर पर आइए। ये मत सोचिए कि अभी ये कर रहे हैं क्वेश्चन बाद में लगा लेंगे, आप फिर पढ़ के ही रह जाओगे, 6 महीना अगेन पता नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको साथ साथ करते चलना है। फिर आते हैं हम 2 मंथ स्ट्रैटेजी पे। बचे हुए 2 मंथ जो है आपके 5 महीने में से, उसमें आप ये वाले पेपर तैयार करेंगे जिसमें एडमिन लॉ आता है, इन्वायरमेंट वाला आ गया आपका, लेबर इंडस्ट्रियल आ गया, प्रॉपर्टी है, कंपनी है, टैक्सेशन है। अब आपको मालूम है कि इन्वायरमेंट लॉ में अकेले बहुत सारे पेपर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, मेरा मतलब है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आपका बना हुआ है, कई सारे एक्ट अलग अलग हैं, तो वो भी आपको कवर करने हैं। लेबर लॉज में यू नो ऑलरेडी, ठीक है, आपके पास मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आता है, फैक्ट्रीज एक्ट आपके पास अलग है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ये भी एक वाइड सिलेबस है। तो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग कि आपको इसको आखिरी का 2 महीना देना है, आपको शुरू के 3 महीने अपने मेजर कोर लॉस पे देने हैं, क्योंकि समवेयर लेबर लॉ से अगर मैं एक्सपेक्ट करूं तो आपके पास +1 या +2, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आपके पास भाई 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में आपको 2 से 3 मिल सकते हैं, इस तरीके से है। ठीक है, फिर हम बात करें से प्रॉपर्टी में पिछले साल खाली 1 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, टैक्सेशन पे आपको क्वेश्चन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये भी बात है। क्लैट जो सिलेबस देता है ऐसा नहीं है कि वो हर एक पेपर से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो किसी सब्जेक्ट से कुछ पूछता ही नहीं है और कोई नया सब्जेक्ट लेके आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, हमने अभी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट से रिलेटेड नया केस देखा था, ठीक है, जिसमें बात करी गई थी कि अनमैरिड वुमेन को भी अलाउड है कि वो जो है टर्मिनेट अपनी प्रेगनेंसी करा सकती है 24 वीक्स तक। ठीक, वहां पे हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये टॉपिक आपका अलग एक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर इनके सिलेबस में कवर नहीं हो रहा है, बट क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द रीसेंट जजमेंट, तो वो इसको कहीं ना कहीं क्राइटेरिया में फिट करके वो आपसे पूछ ही लेंगे। ठीक है, उनको वो चीजें पूछनी है जो रिसेंटली न्यूज में है, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, जरूरी नहीं है कि वो आप किसी कैटेगरी में लेके जा रहे हो या नहीं लेके जा रहे हो। सो यू नीड टू बी अपडेटेड, आपको अपडेटेड तो होना जरूरी है, साथ में आपको प्रीवियस लेके चलना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका 5 मंथ का गोल, जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो, 5 महीने में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इतना सिलेबस कवर हो जाए, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, अगेन अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस पेपर्स। जो मैंने कहा 3 मंथ्स में जो आपने पेपर पढ़े उनका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने साथ में सॉल्व किया। सेम गोज विद द 2 मंथ स्ट्रैटेजी, वहां पर जो पेपर आप पढ़ रहे हैं उनके भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 1 मंथ का जो गोल हमारा होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होना चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिर्फ रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस टाइम पर भी पढ़ रहे होंगे
तो अगेन कहीं ना कहीं आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा और आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी पेपर को सॉल्व करने में। आपको रिवीजन पर ध्यान देना है, वो भी एक बार नहीं, मल्टीपल रिवीजन। आप 1 महीने का टाइम आपका यानी कि 30 दिन का समय होता है, क्योंकि आपका पेपर इज ऑन 3 दिसंबर। तो आप समझ लीजिए, मेरी बात मानिए कि आप अक्टूबर के एंड तक अपना सिलेबस पूरा खत्म कर दीजिए, ठीक है। फिर आप पूरा नवंबर, भाई 3 दिसंबर क्या मतलब है, 1 दिसंबर ही समझ लो उसको, ठीक है। तो आप नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक का प्लान रखो कि भाई पूरा नवंबर बैठ के मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। अब रिवीजन यहाँ पे किन चीजों का करोगे, पूरा स्टार्टिंग से लेके नहीं बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने जो प्रैक्टिस किया है, ठीक है, आप उसको एनालाइज करोगे, मैंने गलतियां कहाँ पे करी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या करोगे, कोर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करोगे, ठीक है, सिर्फ उनको रिवाइज करना है, ठीक है, उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। मेन जो आपके लिए है वो है केस लॉज, ठीक है। केस लॉज देखोगे और केस लॉज में आपका मेजॉरिटी ओपिनियन एंड दूसरा आपका माइनॉरिटी ओपिनियन, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे, चाहे वो लीडिंग केस लॉस के बारे में पढ़ो या फिर रीसेंट केस लॉस के बारे में, इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये सब आप रिवाइज यहाँ पर जब कर लोगे तब आपका जो है पूरा का पूरा तैयार हो जाता है वो सिलेबस जो आपको क्लैट ने दिया है। लेकिन कुछ चीजें और हैं जिसके बारे में क्लैट ने आपको बता नहीं रखा है, ठीक है। क्लैट की बॉडी ने आपको बता नहीं रखा है, आपको खुद करनी पड़ेंगी। क्यों, सिलेबस पढ़ के जाना तो सबके लिए इजी है, कोई भी पढ़ के चला जाएगा, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट इज व्हाट टू स्टडी, ठीक है। एक तरफ तो हमको एस्पिरेंट होने के नाते ये पता होना ही चाहिए, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है व्हाट नॉट टू स्टडी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है, ये नहीं है उठा के अगेन वही बात, आर्टिकल 1 से शुरू किया लास्ट तक चले गए। तो साइमल्टेनियस टास्क, अब ये जो आपके 6 मंथ्स हैं, 6 मंथ में आप कुछ साइमल्टेनियस टास्क करते चलेंगे साथ साथ में। अलग से ये जो काम मैं जितने टास्क मैं बताने जा रही हूँ, इसको आप अलग से कोई मंथ नहीं दोगे, दिस यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस। जैसे जिसमें सबसे पहला आता है रीडिंग न्यूज़पेपर। अब ये आपको मालूम है, आपको क्लैट के पेपर से अगर आप फेमिलियर हो, आपने क्लैट यूजी की भी अगर प्रिपरेशन करी है या आप किसी और अलग अदर बॉडी के लिए एलएलएम वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट। अब जैसा कि मैंने कहा, यू हैव टू बी गेट अपडेटेड, तो अपडेटेड का तो मतलब ही होता है ना न्यूज़पेपर। आप अपडेट कैसे होते हो भाई, आप न्यूज़पेपर से होते हो, या फिर आज की डेट में आपको मालूम है वी लिव इन अ डिजिटल एरा, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, हम नहीं भी चाहते हैं तो भी हमारे सामने जाने अनजाने में कुछ न्यूज निकल के आ जाती हैं, तो हमको उस तरीके से अपडेट रहना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है और न्यूज़पेपर में सब कुछ नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको लीगल अपडेट्स पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड होगा तो फर्दर मैं एक वीडियो इस पे भी बना दूंगी कि आपके लिए न्यूज़पेपर में क्या आपको पढ़ना होता है। सेकेंड, you need to practice questions which I already told you कि आप जैसे जैसे जो सब्जेक्ट तैयार करते जाएंगे आप उसके साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाते जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट, वो ये है कि आपको नए लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट से अपडेट रहना है। कोई भी नया एक्ट आता है, कोई भी, जैसे मैंने भी बात करी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो उस एक्ट में अगर कोई अमेंडमेंट आया, ठीक है, 2021 में अमेंडमेंट, ठीक है, हम उसके बाद देखते हैं कई सारे हमने अमेंडमेंट्स हम देखते रहते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट में भी रिसेंटली एक अमेंडमेंट देखने को मिला था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की हम बात करते हैं तो लास्ट अमेंडमेंट आपका 2018 में हुआ था, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी छोटे बड़े जिस तरीके के भी न्यू लेजिस्लेशंस आते हैं या उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको वहां पर ये जानना है कि पुराना लॉ क्या था, नया लॉ क्या आया है, पुराने में क्या ड्रॉबैक था जिसके लिए उसको हटाने की जरूरत थी और नए को लाने की जरूरत थी, नया लेजिस्लेशन आया तो क्यों आया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर बड़े आराम से आपसे पैसेज कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जब बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रीसेंट जजमेंट्स, ठीक है। अगर हम रीसेंट जजमेंट्स की बात कर रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन सा केस कब आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है रीसेंट जजमेंट में क्या जानना है, रीसेंट जजमेंट में ये जानना है कि आपका यहाँ पर जजमेंट क्या है, ठीक है, आपको तो ये पता ही है, ठीक है, क्या मुद्दा क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, बेंच किसकी किसकी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट हो गया है, पहले हम नहीं ध्यान देते थे कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी हम जानते भी नहीं थे, बट एक दौर ऐसा आया जब हमने डिसेंटिंग ओपिनियन भी जानना शुरू कर दिया,
ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके पास मिलेगा डिसेंटिंग ओपिनियन का, रिसेंट सबरीमाला का केस, जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा वाज द ओनली फीमेल जज हु गेव द डिसेंटिंग ओपिनियन इन दिस केस। तो आपको डिसेंटिंग ओपिनियन की भी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी पिछले कुछ सालों से, तो हमको डिसेंटिंग ओपिनियन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो इसी के चलते आई हैव रिकमेंडेड द फिफ्थ पॉइंट दैट यू नीड टू नो द ओपिनियन ऑफ द जजेस इन द लीडिंग केस लॉज। मैं लीडिंग केस लॉज यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ रिसेंट में नहीं, लीडिंग में भी जानने की जरूरत है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर जानना है कि क्या फैक्ट्स हैं। ठीक है, व्हाट डिड द अपीलेंट से, व्हाट डिड द रिस्पोंडेंट से, फिर उसके बाद क्या ओपिनियन था जजेस का, एंड देन फाइनली क्या जजमेंट आता है। इतना तो आपको जानना पड़ेगा, बिकॉज इफ दे आर आस्किंग टू यू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जजेस, देन आपको डेप्थ में केस लॉज को पढ़ना पड़ेगा। मैं यही कहूंगी कि आप डेप्थ में जाके सिलेबस को मत पढ़िए, आप डेप्थ में जाके बहुत ज्यादा आप आईपीसी को बहुत ज्यादा डीप में जाके आप सिलेबस को मत कवर करो, रेदर आप उससे रिलेटेड जो केस लॉज हैं, ठीक है, आप उसको कवर करो। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 इज ऑल अबाउट द केसेस ओनली। ठीक है, तो आप उन केसेस को एनालाइज करो, आप समझो कि किस तरीके से टाइम देखते हुए ये चीजें चेंज हुई हैं। स्टार्टिंग में क्या था, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से आर्टिकल 21 में ये बोला गया, फिर टाइम बढ़ते 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 क्या हुआ, कॉम्पेंसेटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है, ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। तो आपको वो क्रोनोलॉजी समझनी है। बीइंग अ पीजी स्टूडेंट, आप पीजी के लिए क्योंकि एंट्रेंस में जा रहे हो, तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, आप वो रोट लर्निंग करके नहीं आए हो। बेसिकली उनका पेपर का फॉर्मेट यही है जो ये बताता है दैट यू हैव नॉट डन रोट लर्निंग इन योर लॉ स्कूल, यू हैव समवेयर अंडरस्टैंड द लॉ and you know the concepts. Also, you are very much familiar with the recent judgments and the recent legislations and the amendments coming up, because आप लॉ स्टूडेंट हो, आप उस बॉडी का पार्ट हो। ठीक है, जहां पर हमारा कहीं ना कहीं आप किसी न किसी रूप में कल को बैठोगे, आप जज बन के बैठ सकते हो, आप अकेडमिशियंस हो सकते हो। ठीक है, आप कहीं पर लीगल एडवाइजर हो, समवेयर यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट फील्ड ओनली। ठीक है, सो दैट्स वाई वो आपसे ये सब रिकमेंड करते हैं। एट लास्ट मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें बोलना चाहूंगी जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है डेफिनेटली करें। फर्स्ट वाला तो करना है, ये तो आपको करना ही करना है। डोंट फॉरगेट टू टेक अ नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू रेड इन न्यूज़पेपर और ऑनलाइन। ऑब्वियस सी बात है, अब न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने लीगल अपडेट को ही पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग सा था, आपको लगा पढ़ के अरे ये तो मुझे याद रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है, हमको ना अपने दिमाग को बेवकूफ समझ के रखना चाहिए कि उसको कुछ याद नहीं रहता है। अगर आपने एक बार ट्रस्ट कर लिया अपने दिमाग पे, तो वो आपको बेवकूफ बनाएगा। तो हमको 1 या 2 दिन याद रह सकता है, बट समवेयर मान लीजिए उसी से रिलेटेड कल को कोई और न्यूज आ गई, तो आप कहीं ना कहीं उसको भूल जाओगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू नोट डाउन। ठीक है, उसी वक्त उसको नोट करिए, एंड देन उसमें अगर कोई फर्दर डेवलपमेंट होता है तो वहीं पे आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। कई बार होता है लोग एसएस ले लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि हाँ ठीक है मेरे फोन में गैलरी में पड़ा रहेगा, जब मुझे लगेगा भी तो मैं ढूंढ लूंगा। क्या आपके लिए इजी होगा ढूंढ पाना? नहीं ना भाई, इतने सारे तो हमारे फोन में फोटोज ही भर जाती हैं कि हम फिर कहाँ एक एक एसएस को ढूंढते फिरेंगे। रादर फिर हम दोबारा क्या करेंगे, जाके उसको सर्च करेंगे। हो सकता है फिर वो कल को एक्सेसिबल ना हो आपके लिए, तो उस चीज को इजी बनाने के लिए यू हैव टू मेक अ कॉपी। ठीक है, क्लैट पीजी को उसको भाई डिवोट कर दीजिए पूरी तरीके से, क्लैट पीजी 2024 को, एंड उसमें बनाइए न्यूज़पेपर से जो भी नोट कर रहे हैं वो नोट डाउन करिए। दूसरा आप क्या करेंगे, ऑनलाइन कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसी टाइम पे नोट डाउन करिए। अब आपको मालूम है क्या पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है लॉ की फील्ड में, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो अमेंडमेंट हो, या वो केस लॉ हो। नेक्स्ट पार्ट आप जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि मान लीजिए हम अकेले पढ़ते हैं, हमें याद नहीं रह जाता, हमें ना लोगों से डिस्कस करके याद होता है, तो यू कैन गो फॉर जीडी विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी आपने टॉपिक उठाया रिसेंट, मान लीजिए कोई भी केस लॉ आया है जिस पे बात चल रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बात करती हूँ सेम सेक्स मैरिज की। ठीक है, अब सेम सेक्स मैरिज आप सबको पता है न्यूज में है, तो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड से कहा भाई इस पे पूरा पढ़ के आओ, पिछला बैकग्राउंड भी पढ़ के आओ, किस तरीके से क्या रोल है, ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और अब क्या डिमांड हो रही है, क्या पोजीशन होनी चाहिए, फिर हम करेंगे इस पे जीडी। अब क्या हो जाएगा, अब इससे आपने अगर एक बार इतना टास्क कर लिया, बिकॉज ऐसे में क्या करते हैं हम रिसर्च करते हैं, एंड व्हेन यू डू अ रिसर्च तब कहीं से भी कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं होती है कि आप भूल जाओ चीजों को। जब एक बार आप कोई भी चीज रिसर्च कर लेते हो ना, किसी भी चीज का किसी भी टॉपिक पे, तो फिर वो आपके दिमाग में बस जाता है।
तो ये क्या करेगा आपके लिए, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपको चीजों को याद करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 6 मंथ स्ट्रैटेजी। जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन पहले से कर ली है वो अपनी नॉलेज को ब्रश अप करने के लिए या अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए इन चीजों की हेल्प ले सकते हैं। ऑन द सेकेंड पार्ट, जिन लोगों को अभी नहीं टाइम मिल पाया था या अभी डेट आई है, अब उनको लग रहा है कि नहीं आई हैव टू गो फॉर द क्लैट पीजी 2024, तो उनके लिए डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल. So that's it for today. Thank you so much, guys. Please do like, subscribe.